नमस्कार दोस्तों, हमारी पिछली सभी वीडियोस को काफ़ी पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे। आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं 1964 की बेमिसाल मूवी जिसका नाम है दोस्ती। इस मूवी के डायरेक्टर थे सत्यन बोस। इस मूवी के राइटर हैं बन भट्ट। मूवी के डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखा है गोविंद मोनीस ने। इसके प्रोड्यूसर है ताराचंद बरजातिया, जो कि फाउंडर हैं राजश्री प्रोडक्शन के, और ये इनकी दूसरी मूवी है। इससे पहले इनकी एक और मूवी आ चुकी थी जिसका नाम था आरती। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसका म्यूज़िक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इसके लिरिक्स लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। उनकी कास्ट की बात करें तो इसमें सुधीर कुमार सावंत, सुशील कुमार सोमया, संजय खान, बेबी फरीदा, लीला मिश्रा, उमा राजू और नाना पलसीकर जैसे कलाकार थे। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 6 नवंबर 1964 को। फिल्म का टोटल रन टाइम था 163 मिनट, जो घंटों के हिसाब से 2 घंटा 43 मिनट बैठते हैं। ये फिल्म साल 1964 की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म ने उस समय लगभग 2 करोड़ रुपए कमाए थे। और अवार्ड की बात करें तो इसने काफ़ी सारे अवार्ड कमाए। 7 कैटेगरी में ये पिक्चर नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से 6 कैटेगरी में इस पिक्चर को आईफा अवार्ड मिले। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है रामनाथ उर्फ रामू के साथ, जो अपनी माँ के साथ रहते हैं, जिनकी माँ काफ़ी बीमार है। हालांकि वो अपने पिता को खो चुके हैं पहले ही एक फैक्ट्री में एक दुर्घटना के कारण। तो पिछले 4 महीने से रामनाथ और उनकी माँ जो है वो इंतज़ार कर रही है कि फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो उनको कंपनसेशन देंगे, यानी जो भी भत्ता उनको मिलना चाहिए वो उनको मिलेगा, क्योंकि उनके पिताजी की वहाँ मौत हो गई थी दुर्घटना में। तो होता कुछ इस प्रकार से है कि एक दिन रामनाथ के पास एक खत आता है जिसमें कंपनी के जो मालिक है वो कहती है कि उनके पिताजी की जो दुर्घटना में मौत हो गई है उससे कंपनी का कुछ भी लेना देना नहीं है और उनको कोई भी कंपनसेशन उसके लिए नहीं दिया जाएगा। तभी उन रामनाथ की जो माँ है वो सीढ़ियों से गिर जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। रामनाथ अपनी माँ के लिए डॉक्टर को लेने के लिए भागते हैं और हड़बड़ी में एक कार के नीचे आके उनका जो पैर है वो कुचल जाता है और तब से वह लंगड़े हो जाते हैं। रामनाथ की आँख खुलती है तो वो एक अस्पताल में होते हैं, जहाँ से जल्दी उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर आगे सड़कों पे भटकते हुए रामनाथ की मुलाकात होती है मोहन नाम के एक व्यक्ति से, जो देख नहीं सकता, जो मदद मांग रहा था रोड पार करने के लिए। तो रामनाथ उनकी मदद करते हैं और वहीं से रामू उर्फ रामनाथ और मोहन की दोस्ती की शुरुआत होती है। मोहन, जो कि भीख मांगकर अपना गुजारा चला रहा था, दरअसल वह भी शहर में किसी को ढूंढ रहा था, जो कि उनकी बहन है, जो कि नर्स का काम करती है, जो उनसे बिछड़ गई है। दूसरी ओर रामू को भीख मांगना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तभी एक दिन अचानक से रामनाथ जो है वो अपना माउथ ऑर्गन बजा रहे होते हैं पब्लिक के बीच में। तभी एक आदमी उन्हें कुछ पैसे दे जाता है। रामनाथ कहते हैं ये तो भीख दे रहे हैं हमें। तो मोहन उनको समझाते हैं कि ये तुम्हें भीख नहीं दे रहे हैं, तुम्हारी कला को सराहा रहे हैं पैसे दे के, तो ये तुम्हारी मेहनत की ही कमाई है। तभी से रामू जो है वो माउथ ऑर्गन बजा के पैसे कमाने की विधि में लग जाते हैं। ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह माउथ ऑर्गन बजाते बजाते रामू एक घर के पास पहुंचते हैं, जो देखने में बहुत ही आलीशान था। उसमें से एक लड़की खिड़की से दोनों को सुन रही थी और उनको वो अपने पास बुलाती है और कहती है कि आप बहुत ही अच्छा बजाते हैं। तभी से उनकी दोस्ती हो जाती है और रामू और मोहन उस नन्ही सी लड़की जिसका नाम है मंजू, उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानने लगते हैं और कई बार उससे मिलने आते रहते हैं। तभी रामू को अगले दिन लगता है कि उसको अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, जिसके लिए उसे ज़रूरत है 60 रुपये की। तो मदद मांगने के लिए वो वापस मंजू के पास जाते हैं। मंजू अपने भाई से बोलती है कि प्लीज़ आप इन्हें 60 रुपये दे दीजिए। उनके भाई जो है वो उनको लगता है कि ये मंजू का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी बीमार बहन का। वो उनको आगे के गेट पे बुलाते हैं और मंजू को अपने कमरे पे भेज देते हैं और उनको चुपचाप 5 रुपये दे के वहाँ से जाने को कहते हैं। तभी मोहन और रामू डिसाइड करते हैं कि वो पैसे खुद ही जोड़ेंगे।
अभी अगले दिन जब रामू अपना माउथ ऑर्गन बजा रहे होते हैं पब्लिक के बीच में, तो तभी मोहन गाना गाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे उनके 60 रुपये जमा हो जाते हैं, जिससे वो स्कूल में एडमिशन ले पाए। अभी एक रात फुटपाथ पर सोते हुए कोई लुटेरा मोहन की जेब से पैसे निकालने की कोशिश करता है। हालांकि अंधे होने के बावजूद मोहन उसे जान जाता है और अपने पैसे बचा लेता है। तभी से रामू और मोहन दोनों डिसाइड करते हैं कि उनको अब बस्ती में एक कमरा ले लेना चाहिए। तो बस्ती में उनको एक कमरा मिल जाता है और वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक बहुत ही बूढ़ी औरत से, जिसे बस्ती में सब लोग मौसी के नाम से जानते हैं। तो अगले ही दिन रामू एक स्कूल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है हेडमास्टर से। वह हेडमास्टर से अनुरोध करता है कि उसको 10वीं में एडमिशन दे दिया जाए, हालांकि क्योंकि आधा साल बीत चुका है। हेडमास्टर उनसे कहते हैं कि अब ये मुमकिन नहीं, पर वो उसको एक उपाय बताते हैं कि यदि तुम रिटन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करो तो तुम्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। तो रामू जो है वो एग्ज़ाम देते हैं रिटन। उसके बाद उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स देखकर उनको एडमिशन दे दिया जाता है। हालांकि बीच में एक दिक्कत ये आती है कि रामू के पास कोई भी गार्जियन नहीं है। तो स्कूल के जो उनके टीचर रहते हैं वो उनकी रिटन एग्ज़ाम से इतने प्रभावित होते हैं कि वही उनके गार्जियन बन जाते हैं। हालांकि स्कूल के पहले ही दिन कुछ शरारती लड़के रामू को काफ़ी परेशान करते हैं, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, जिस कारण उनके बीच हाथापाई हो जाती है। तो शाम को जो स्कूल के टीचर हैं उन्हें पता चलता है, वो रामू से मिलने उनकी बस्ती में आते हैं और बस्ती पहुंचकर वो देखते हैं कि वो इलाका बिल्कुल भी रामू के लिए सही नहीं है, वहाँ उसकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो वो रामू से कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो, लेकिन रामू को अपने दोस्त मोहन को छोड़ के उनके साथ जाना गवारा नहीं था और रामू वहीं रुक जाते हैं और अपने टीचर को मना कर देते हैं। दूसरी ओर मोहन जो है वो गाना गाकर अपने दोस्त के लिए पैसे जुटा रहा है ताकि उसकी फ़ीस में कोई दिक्कत या कमी ना हो। ऐसे ही एक दिन गाना गाते गाते काफ़ी भीड़ के बीच में एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से मंजू का भाई उतरता है और मंजू के भाई के साथ एक नर्स भी होती है जो मंजू का ध्यान रखती है। ये नर्स कोई और नहीं बल्कि मोहन की ही बिछड़ी हुई बहन है, जिसे मोहन शहर में ढूंढ रहा है। हालांकि अंधे होने के कारण मोहन तो अपनी बहन को देख नहीं सकता, मगर उनकी बहन मोहन को देख लेती है और पहचान जाती है। हालांकि उनकी बहन को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है कि उनका जो भाई है वो भिखारियों की तरह काम कर रहा है, गाना गा के पैसे कमा रहा है। तो वो उसे बिना पहचाने ही वहाँ से चली जाती है मंजू के भाई के साथ। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक रोने लगती है। जब मंजू का भाई उनसे पूछता है कि क्या हुआ, उन्हें बताती है कि जो अंधा लड़का भीख मांग रहा था वो दरअसल उन्हीं का भाई है। मंजू के भाई को ये सब सुन के काफ़ी बुरा लगता है और वो उसे ढूंढने के लिए वापस जाते हैं। हालांकि तब तक मोहन वहाँ से जा चुका होता है। मंजू का भाई नर्स को बताता है कि वो अक्सर मंजू से मिलने आया करते हैं, तो अगली बार जब भी वो लड़का मंजू से मिलने आएगा तो वो मोहन और उसकी बहन की मुलाकात ज़रूर करवाएगा। तभी अगले दिन मोहन मंजू से मिलने उसके घर पहुंचता है। उसका भाई मोहन को अंदर बुलाता है और काफ़ी कुछ खाने पीने को देता है। वो मोहन से कहता है कि तुम भीख ना मांगा करो, उस दिन जो लड़की तुमसे मिली थी वही तुम्हारी बहन थी। हालांकि तुम भीख मांग रहे थे, जिससे उनको काफ़ी बेइज्जत फील हो रहा था और वो तुम्हें बिना पहचाने वहाँ से चली गई। ये बात सुन के मोहन को काफ़ी बुरा लगता है और वो अपनी बहन से नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है। मोहन वापस बस्ती में आ जाता है और सारी बात अपने दोस्त रामू को बताता है। तभी अचानक से एक चोर उनके घर में आके छुप जाता है, जिसके पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। चोर को वो लोग बिस्तर के नीचे से निकालते हैं और चोर से पूछते हैं कि तुम्हारे साथी कौन कौन है। तभी रामू से बदला लेने के लिए वो चोर रामू का नाम अपने साथ ले लेता है, कहता है कि ये भी हमारे साथ शामिल है। तो पुलिस रामू को भी पकड़कर और उन चोरों को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती है। तभी मौसी जो है वो किसी के हाथ खबर पहुंचाती है रामू के टीचर को। रामू के टीचर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो रामू को निकालने की व्यवस्था वहां करते हैं। हालांकि वो रामू से बोलते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा तो रहा हूँ, मगर इसके बाद मैं तुमसे जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना पड़ेगा।
तुमको मेरे साथ मेरे घर पे रहना पड़ेगा ताकि तुम इन सब झंझटों से दूर रहो और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाओ। तो पुलिस स्टेशन से निकलते ही रामू अपने टीचर के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये बात जब मोहन को पता चलती है तो उन्हें बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो रामू को अपना सच्चा दोस्त मानते थे। हालांकि रामू भी मोहन से उतना ही प्रेम करते हैं, पर क्योंकि उनके जो टीचर हैं उन्होंने रामू को छुड़वाया है तो वो उनके साथ जाने को मजबूर हो जाते हैं और इस तरह दो दोस्त एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। फिर कैसे दोनों दोस्त वापस मिलते हैं, कैसे सारी चीज़ें ठीक होती हैं और क्लाइमैक्स में क्या होता है, ये देखने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखें। ये मूवी आपको यूट्यूब पर ईज़िली मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल क्लाइमैक्स है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। फ़िल्म की संगीत की बात करें तो इसमें टोटल 6 गाने हैं, जिसमें से 5 गाने अकेले मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाए हैं। फ़िल्म का पहला गाना है चाहूँगा मैं तुझे साँझ सवेरे, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फ़िल्म का दूसरा गाना है मेरा तो जो भी कदम है, जो अगेन मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। फ़िल्म का तीसरा गाना है कोई जब राह ना पाए, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फ़िल्म का चौथा गाना है राही मनवा दुख की चिंता, जो अगेन गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फ़िल्म का पांचवा गाना जो है जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो, जो अगेन मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। फ़िल्म का छठा गाना है गुड़िया हमसे रूठी रहोगी, जो गाया है लता मंगेशकर जी ने। अगर अवार्ड की बात करें तो इस फिल्म को फिल्म फेयर के अंदर बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था, जो मिला था ताराचंद बजातिया जी को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी इस फिल्म को मिला था, जो मिला था नाना पलसीकार जी को। बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर जो मिला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को इस मूवी के लिए। बेस्ट लिरिक्स इस मूवी के लिए मिला था मजरू सुल्तानपुरी को। बेस्ट सिंगर मिला था मोहम्मद रफ़ी साहब को, जो गाना था चाहूँगा मैं तुझे सात सवेरे। जो बेस्ट स्टोरी का अवार्ड था वो भी बनभट्ट जी को मिला था इसी मूवी के लिए। और इसके अलावा जो बेस्ट डायलॉग मिला था वो भी इसी फिल्म के लिए मिला था गोविंद मुनीश जी। ये मूवी बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी, मगर उस साल वो अवार्ड मिला था राज कपूर जी को मूवी संगम के लिए। फिल्म से जुड़े कुछ रोचक फैक्ट हम आपको बताएं तो इस फिल्म में मंजू के पास एक कुत्ता होता है जो कि पोमेरियन ब्रीड का होता है, उसका नाम होता है टॉफ़ी। यही सेम कुत्ता सेम ब्रीड यूज़ किया था राजश्री प्रोडक्शन ने अपनी दूसरी फिल्म हम आपके हैं कौन में, और उसमें उस कुत्ते का नाम होता है टफ़ी। इस फिल्म में पहले संगीतकार के रूप में रोशन साहब को लेने की बात चली थी, मगर क्योंकि वो ये पिक्चर किसी कारणवश नहीं कर पाए तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ये ब्रेक मिला और उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया कि उस साल उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड भी इस मूवी के लिए दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसा कमाने के लिए रामू माउथ ऑर्गन बजाया करते थे। ये जो माउथ ऑर्गन आप पिक्चर में सुनते हैं ये असल में बजाया गया है आर.डी. बर्मन साहब द्वारा। फिल्म से जुड़ी एक बेहद ही रोचक बात यह है कि ये फिल्म जो है ये एक 1959 की बंगाली मूवी का रीमेक है जिसका नाम था लल्लू भुल्लू। इस मूवी को बाद में दोबारा बनाया गया मलयालम और तेलुगु लैंग्वेज में, जिसका नाम था स्नेहम। इस फिल्म से जुड़ी एक बेहद ही रोचक बात ये भी है कि इस फिल्म को 4th मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री दी गई और वहाँ भी इस पिक्चर को बहुत पसंद किया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगली मूवी के साथ। यदि आप किसी मूवी का रिव्यू हमसे सुनना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए उसका रिव्यू ज़रूर बना के डालेंगे। हम आशा करते हैं आप आगे भी अपना प्यार हमारी वीडियोस पर बनाए रखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।